साल 2008 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म स्टिंग्स स्प्लिंटर ने बेहद कम बजट के बावजूद हॉरर प्रेमियों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। लगभग $13 लाख की लागत से बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में कई गुना ज्यादा कमाई की और दर्शकों को एक ऐसे डरावने अनुभव से रूबरू कराया जिसमें चमकदार सी GI नहीं बल्कि वास्तविक स्पेशल इफेक्ट्स और घुटन भरा माहौल था। फिल्म की कहानी एक रहस्यमयी परजीवी जीव के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने शिकार के शरीर पर कब्जा कर उन्हें भयानक रूप से बदल देता है। कहानी की शुरुआत एक सुनसान इलाके में बने छोटे से गैस स्टेशन से होती है। वहां काम करने वाला एक बुजुर्ग कर्मचारी अपने रोजमर्रा के कामों से निपटकर आराम से चिप्स खा रहा होता है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी जंगल की दिशा से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। पहले तो वह उन्हें नजरअंदाज करता है, लेकिन धीरे धीरे आवाजें और तेज होने लगती हैं। वह घबराकर चारों तरफ देखने लगता है, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक किसी अदृश्य ताकत द्वारा उसे जमीन पर गिरा दिया जाता है। वह चीखते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रहस्यमयी चीज उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले जाती है। उसकी दर्दनाक चीखें धीरे धीरे जंगल के सन्नाटे में खो जाती हैं। दूसरी ओर सेठ और पॉली नाम का एक युवा कपल अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए नेशनल फॉरेस्ट की तरफ जा रहा होता है। सेठ एक बायोलॉजी का PhD छात्र है और प्रकृति से बेहद प्रेम करता है, जबकि पॉली इस ट्रिप को एक रोमांटिक एडवेंचर की तरह देख रही है। दोनों जंगल के बीच एक सुंदर जगह पर रुकते हैं और अपना टेंट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेंट लगाना उनकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित होता है। एक रॉड अपनी जगह पर फिट ही नहीं हो रही होती। दोनों काफी देर तक कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। सेठ निराश होकर कहता है कि शायद वह जंगल में रहने के लिए बना ही नहीं है। पॉली उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि वे किसी टेंट से ज्यादा समझदार हैं। तभी सेठ मजाक में कहता है कि वह किसी मोटल से तो ज्यादा समझदार है। ये सुनकर पॉली उसे घूरती है, क्योंकि वह खुले आसमान के नीचे रात बिताना चाहती थी। तभी अचानक टेंट की मुख्य रॉड टूट जाती है और उनका पूरा प्लान बर्बाद हो जाता है। सेठ उम्मीद भरी नजरों से पूछता है कि क्या पॉली ने दूसरा टेंट साथ रखा है, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ एक हल्की मुस्कान और निराशा मिलती है। आखिरकार दोनों तय करते हैं कि अब उन्हें किसी मोटल में ही रात बितानी पड़ेगी। उसी समय कहानी के दूसरे किरदार डेनिस और लेसी सामने आते हैं। डेनिस एक खतरनाक अपराधी है जो हाल ही में जेल से फरार हुआ है। वह अपनी प्रेमिका लेसी के साथ मेक्सिको भागने की योजना बना रहा है, लेकिन उनकी पुरानी ट्रक रास्ते में खराब हो जाती है। इंजन पूरी तरह जवाब दे चुका होता है। डेनिस गुस्से में ट्रक से सामान निकालता है और लेसी को जल्दी चलने के लिए कहता है। दोनों पैदल आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद सेठ और पॉली अपनी कार में बैठकर मोटल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते भर सेठ जंगल और सैकड़ों साल पुराने पेड़ों के बारे में जानकारी देता रहता है, लेकिन पॉली का ध्यान अभी भी उनके खराब हुए कैंपिंग प्लान पर ही होता है। दोनों हल्के फुल्के मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी सड़क किनारे एक महिला हाथ हिलाकर उन्हें रुकने का इशारा करती है। वह लेसी होती है। सेठ कार रोकता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक डेनिस झाड़ियों के पीछे से निकलता है और एक भारी रिंच से कार की खिड़की तोड़ देता है। वह बंदूक निकालकर दोनों को बंधक बना लेता है। डेनिस पॉली को कार से बाहर निकालता है और सेठ को ड्राइव करने का आदेश देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सेठ मैनुअल गाड़ी चलाना नहीं जानता, तो वह बुरी तरह भड़क उठता है। आखिरकार सीटों की अदला बदली होती है और लेसी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। अब चारों लोग एक ही कार में बैठे होते हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका होता है। डेनिस उनके मोबाइल फोन और बटुए छीन लेता है। जब उसे पता चलता है कि सेठ बायोलॉजी में PhD कर रहा है, तो वह उसका मजाक उड़ाता है। रास्ते में अचानक कार किसी चीज से टकराती है। लेसी चीख पड़ती है, क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने उसके प्यारे कुत्ते जिंजर को टक्कर मार दी है। उसी समय कार का टायर भी फट जाता है। डेनिस गुस्से में सेठ को टायर बदलने का आदेश देता है। सेठ कहता है कि यह उसकी कार नहीं है, इसलिए उसे नहीं पता कि स्पेयर टायर कहां रखा है। मजबूर होकर डेनिस और लेसी खुद टायर ढूंढने निकलते हैं। कुछ देर बाद लेसी सड़क किनारे घायल पड़े अपने कुत्ते जिंजर को ढूंढ लेती है। कुत्ते की हालत बेहद खराब होती है। वह रोते हुए सेठ से उसे बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन जांच करने के बाद सेठ दुखी होकर कहता है कि जिंजर अब मर चुका है। उसी दौरान डेनिस टायर बदलते समय एक अजीब काले कांटे से अपनी उंगली घायल कर लेता है। कांटे पर चिपका हुआ काला पदार्थ बेहद घिनौना दिखाई देता है। लेसी अपने कुत्ते को सीने से लगाकर रो रही होती है। तभी सेठ जिंजर के घाव का निरीक्षण करता है और देखता है कि उसके शरीर पर मौजूद काला पदार्थ हल्का सा हिल रहा है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अगले ही पल जिंजर की लाश बुरी तरह कांपने लगती है। उसका शरीर अस्वाभाविक तरीके से मुड़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी और चीज ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। अचानक मृत कुत्ता बिजली की रफ्तार से उछलकर डेनिस पर हमला कर देता है। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और वे जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। मरे हुए जिंजर के अचानक जीवित होकर हमला करने से वहां अफरा तफरी मच जाती है। डेनिस जोर से जमीन पर गिर पड़ता है, जबकि बाकी लोग डर के मारे अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। कुछ सेकंड तक किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर अभी हुआ क्या है। एक मृत कुत्ता इस तरह कैसे दौड़ सकता है और हमला कर सकता है। डेनिस गुस्से और डर के बीच किसी तरह खुद को संभालता है और कार की तरफ भागता है। लेसी भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। घबराहट में दोनों कार के अंदर घुस जाते हैं। दूसरी तरफ सेठ और पॉली पीछे छूट जाते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि डेनिस उन्हें छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन लेसी जिद पकड़ लेती है कि वे दोनों को पीछे नहीं छोड़ सकते। मजबूरी में डेनिस कार घुमाता है और सेठ तथा पॉली को वापस लेने आता है। चारों दोबारा कार में बैठ जाते हैं, लेकिन अब किसी के चेहरे पर पहले जैसी सहजता नहीं बची होती। लेसी बार बार कहती है कि उसने अपनी आंखों से जिंजर को हमला करते देखा है। डेनिस उसकी बात को नशे का असर मानकर खारिज कर देता है।
उसे लगता है कि लेसी डर और नशे की वजह से भ्रम देख रही है, लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। कार कुछ दूर ही चलती है कि अचानक इंजन से धुआं निकलने लगता है। रेडिएटर फट जाता है और गर्म भाप पूरे बोनट से निकलने लगती है। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। आसपास कहीं मदद भी नहीं दिखाई देती। अंततः वे नजदीक दिख रहे एक पुराने गैस स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। वही गैस स्टेशन जहां कहानी की शुरुआत में कर्मचारी पर हमला हुआ था। गैस स्टेशन पहुंचने के बाद माहौल और भी अजीब लगने लगता है। पूरा परिसर सुनसान पड़ा होता है, कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं देता। लेसी बहाना बनाकर टॉयलेट जाने की बात कहती है, लेकिन असल में वह अपनी छिपी हुई ड्रग्स लेने का मौका ढूंढ रही होती है। डेनिस उसे जल्दी वापस आने की चेतावनी देता है और पॉली को उसके पीछे भेज देता है। खुद वह सेठ के साथ स्टेशन के अंदर जाता है ताकि रेडिएटर के लिए कूलेंट ढूंढ सके। दरवाजा खुलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर गैस स्टेशन का कर्मचारी खून से लथपथ पड़ा होता है। उसकी पूरी बॉडी में भयानक काले कांटे निकले हुए होते हैं। शरीर जगह जगह से फटा हुआ दिखाई देता है। उसकी हालत इतनी डरावनी होती है कि लेसी चीख मारकर पीछे हट जाती है। वह बदहवास हालत में दौड़ते हुए वापस डेनिस के पास पहुंचती है और कांपती आवाज में बताती है कि टॉयलेट में कोई आदमी पड़ा है जिसके पूरे शरीर से कांटे निकले हुए हैं। डेनिस उसकी बात सुनकर झल्ला उठता है। उसे लगता है कि लेसी फिर से नशे के कारण बकवास कर रही है, लेकिन तभी दुकान की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। पूरा माहौल अचानक और भयावह हो जाता है। अब डेनिस भी थोड़ा सतर्क हो जाता है और धीरे धीरे टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचता है, अचानक छत से एक काला साया उस पर झपट पड़ता है। डेनिस जोरदार चीख के साथ जमीन पर गिर जाता है। बाहर खड़े सेठ और पॉली भी शोर सुनकर अंदर दौड़ पड़ते हैं। वे देखते हैं कि कोई अजीब और विकृत जीव डेनिस पर हमला कर रहा है। उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं हैं। उसका शरीर कांटों और टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों से भरा हुआ दिखाई देता है। डेनिस घबराकर अपनी पिस्तौल निकालता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वह जीव असाधारण तेजी से इधर उधर भागता रहता है। कुछ ही क्षणों में वह अंधेरे में गायब हो जाता है। पॉली तुरंत पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन डेनिस बंदूक तानकर उसे रोक देता है। वह जानता है कि अगर पुलिस आई तो उसका फरार होना सामने आ जाएगा। वह साफ कहता है कि बाहर जो भी राक्षस है उससे ज्यादा खतरनाक फिलहाल पुलिस उसके लिए है। पॉली उसकी बात सुनकर और ज्यादा डर जाती है। इसी दौरान दुकान में लगे सुरक्षा कैमरों की स्क्रीन पर कुछ दिखाई देता है। बाहर गैस पंप के पास लेसी जमीन पर गिरी हुई दिखाई देती है। वह हिल भी नहीं रही होती। डेनिस उसे देखते ही बेचैन हो उठता है। उसके चेहरे पर पहली बार असली चिंता दिखाई देती है। वह हर हाल में लेसी को बचाना चाहता है। सेठ उसे रोकने की कोशिश करता है। वह समझाता है कि बाहर जाना आत्महत्या करने जैसा होगा, लेकिन डेनिस किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है और हथियार संभालते हुए बाहर निकल जाता है। अंदर खड़े सेठ और पॉली मॉनिटर पर नजरें गड़ाए रहते हैं। डेनिस सावधानी से लेसी के पास पहुंचता है। वह उसे आवाज देता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। फिर वह उसका शरीर पकड़कर वापस दुकान की ओर घसीटने लगता है। अंदर खड़ी पॉली घबराहट में कांप रही होती है। उसे लगता है कि किसी भी पल वह रहस्यमय जीव वापस हमला कर देगा। डेनिस दरवाजे तक पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि दरवाजा खोलो। पॉली डर के कारण हिचकिचाती है। तभी अचानक कार के नीचे से वही संक्रमित जीव बिजली की गति से निकलता है और डेनिस पर टूट पड़ता है। उसके नुकीले कांटे डेनिस की बांह में धंस जाते हैं। अंदर खड़े सेठ और पॉली तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं। डेनिस खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाता है और किसी तरह दरवाजे की ओर कूदता है। उसी क्षण दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन उसकी एक बांह बाहर ही फंस जाती है। अगले ही पल उसकी पूरी बांह शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ती है। डेनिस दर्द से भयानक चीख मारता है। फर्श खून से भर जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी चीज अभी बाकी थी। कटी हुई बांह जमीन पर गिरने के बाद अचानक हिलने लगती है। पहले उंगलियां फड़कती हैं, फिर पूरी बांह धीरे धीरे रेंगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसमें अब भी जीवन बाकी हो। सेठ और पॉली भय से जड़ हो जाते हैं। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। कटी हुई बांह खून की बूंदों का पीछा करती हुई आगे बढ़ रही होती है। उसकी उंगलियां धीरे धीरे लंबी काली कांटेदार संरचनाओं में बदलने लगती हैं। अब यह साफ हो चुका था कि वे किसी सामान्य जानवर या इंसान का सामना नहीं कर रहे थे। उनके सामने कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो जीवित शरीरों पर कब्जा कर उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार बदल देता था। तीनों दरवाजे के शीशे से बाहर देखते हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेसी, जो कुछ देर पहले तक घायल होकर जमीन पर पड़ी थी, अब बुरी तरह तड़प रही होती है। उसके हाथ पैर अस्वाभाविक कोणों पर मुड़ रहे होते हैं। उसकी त्वचा के नीचे कुछ रेंगता हुआ दिखाई देता है और फिर उसकी हड्डियां चटकने की आवाज के साथ टूटने लगती हैं। कुछ ही पलों में उसके शरीर से काले नुकीले कांटे बाहर निकल आते हैं और उसकी दर्दनाक चीखें धीरे धीरे किसी जानवर जैसी गुर्राहट में बदल जाती हैं। देखते ही देखते लेसी का पूरा शरीर विकृत हो जाता है और वह एक विशाल भयावह राक्षसी जीव में बदल जाती है। डेनिस यह दृश्य देखकर टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह समझ जाता है कि लेसी अब हमेशा के लिए जा चुकी है। जो चीज बाहर खड़ी है वह उसकी प्रेमिका नहीं, बल्कि उसी परजीवी जीव का नया रूप है। सेठ उसे समझाता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो भावनाओं में बहने का समय नहीं है और उन्हें यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तीनों गैस स्टेशन के पिछले हिस्से में बने स्टोरेज रूम की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। वे पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान डेनिस अपने और लेसी के सपनों को याद करता है। वह सोचता है कि कैसे वे मेक्सिको जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, एक घर बसाना चाहते थे और परिवार बनाना चाहते थे, लेकिन अब वे सारे सपने इसी सुनसान गैस स्टेशन पर खत्म हो चुके हैं। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद वे स्टोरेज रूम का दरवाजा तोड़ने में सफल हो जाते हैं।
अंदर पहुंचकर उन्हें कुछ क्षणों के लिए राहत महसूस होती है, लेकिन तभी सेठ की नजर ऊपर छत पर जाती है और वह भय से चीख उठता है। वही संक्रमित राक्षस छत से चिपका हुआ उन्हें घूर रहा होता है। उसके शरीर से निकले लंबे कांटे मकड़ी के पैरों की तरह चारों ओर फैले हुए होते हैं। अगले ही पल वह उन पर झपट पड़ता है और तीनों जान बचाने के लिए भागते हुए वापस मुख्य स्टोर में पहुंच जाते हैं। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है और कुछ ही देर बाद एक महिला वन्यजीव अधिकारी अपनी गाड़ी लेकर गैस स्टेशन पर पहुंचती है। उसे सामने एक हथियारबंद फरार अपराधी और 2 डरे हुए नागरिक दिखाई देते हैं, इसलिए वह इसे साधारण बंधक संकट समझती है। सेठ, पॉली और यहाँ तक कि डेनिस भी उसे बार बार चेतावनी देते हैं कि यहाँ कोई भयानक जीव मौजूद है, लेकिन वह उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वह अपने रेडियो पर सहायता के लिए संदेश भेजने लगती है। तभी ऊपर की छत पर हलचल होती है। सेठ उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। राक्षस बिजली की रफ्तार से ऊपर से नीचे गिरता है और महिला अधिकारी को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता। अगले ही क्षण उसका शरीर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है।